हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो अगला हमारा चैप्टर है वो है किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए जल्दी से फटाफट अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके नोट्स भी आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आज वीडियो लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारे, उन टॉपिक्स को एक बार मैं आपको बता दूं। हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी बैटरी के इलेक्ट्रिक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। इन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और सबसे पहला चैप्टर का आप नाम डाल दीजिए। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ लॉ, ठीक है। फटाफट स्टूडेंट इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, उस चैप्टर में पहले हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारा है, हमारा टॉपिक है सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। तो मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग इस चैप्टर की रहने वाली इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। आप लोगों ने सब सेल के बारे में आप सभी जानते हैं, सेल क्या है, आपने देखे भी हैं, यूज भी किया है। आपके घरों में टीवी होते हैं, रिमोट्स होते हैं। टीवी का जो रिमोट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल डलते हैं। 5 रुपए का आप लेके आते हैं, जिसको ड्राई हम सेल कहते हैं, उसको ड्राई सेल कहते हैं। कि भाई आप दुकान पे गए, सर एक एवरेडी का सेल दे दो, आप दुकानदार से एक एवरेडी का सेल लेके आए, निप्पो का सेल लेके आए या फिलिप्स का, किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का आप सेल खरीद के लाए, वो आपके क्या इलेक्ट्रिक सेल है। वो करते क्या है, वो आपकी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो एक प्रकार की डिवाइस है जो क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, तो उस केमिकल एनर्जी को सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस एनर्जी की हेल्प से हम टीवी के रिमोट वगैरह, टॉर्च भी जलाई जाती हैं। जो टॉर्च वगैरह होते हैं वो भी उन सेल की हेल्प से जलाए जाते हैं, ठीक है। और घड़ी में भी यूज होती है, जो आपकी घड़ी होती है उसमें भी छोटे छोटे सेल डलते हैं। तो ये सारे उसके क्या है, यूजेस हैं, एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में वो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, इट स्टोर एनर्जी। इट स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या करता है, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है। वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो केमिकल एनर्जी आपकी किसी सेल में भरी रहती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये आपका इलेक्ट्रिक सेल का मेन फंक्शन है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी एंड इट ऑल्सो चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताऊं वो है, इट डज नॉट स्टोर चार्ज, डज नॉट स्टोर चार्ज, ठीक है। ये चार्ज को स्टोर नहीं करता, इट डज नॉट स्टोर चार्ज। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या आपका जो इलेक्ट्रिक सेल होता है क्या वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक सेल को हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक सेल को लगाने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आपका जो वाटर पंप होता है जो पानी को खींचता है, आपके घरों में वाटर पंप लगे होंगे, पानी को जो खींचते हैं, तो क्या वो सोर्स ऑफ वाटर है, दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वाटर कैन बी अपलिफ्टेड फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। यानी उसकी हेल्प से जो वाटर होता है उसको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंचा देते हैं, या ग्राउंड फ्लोर से जहां पर आपको ले जाना है, जहां पर आपकी टंकी रखी होगी वहां पर हम उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रख लीजिए कि आपका जो वाटर पंप होता है, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्जेस, सॉरी नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सिमिलरली आपके इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ना कि सोर्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस तो ऑलरेडी सर्किट में प्रेजेंट होते हैं, जो वायर लगा होता है उसमें ऑलरेडी चार्ज होता है, चार्ज उसमें ऑलरेडी रहता है। तो वही चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए होती है, वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है, सेल से मिलती है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एक और पॉइंट है इसके बारे में, इट मेंटेन्स
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो कौन मेंटेन करता है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्रिएट होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्रिएट होता है तो होता क्या है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में फ्लो करने लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, करंट इज ऑल्सो जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, कैसे मेंटेन होता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो ये पॉइंट्स आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए जिन्हें नहीं किया है, ठीक है। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, शायद आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको हटा देता हूं और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फटाफट इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटे? टाइप्स ऑफ सेल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल? कितने टाइप के सेल होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल या इलेक्ट्रिक सेल। नॉट, ये बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर सेल इज अ बायोलॉजी पार्ट। ये बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, मैं हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल लिख लो, किसी को कंफ्यूजन ना हो। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल के टाइप की यहाँ पर बात हो रही, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लेंगे अच्छे से। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो आपके जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं मेनली इलेक्ट्रिक सेल्स आर 2 टाइप। इलेक्ट्रिक सेल आर 2 टाइप, 2 टाइप के मेनली सेल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, उनके बारे में हम बात करते हैं। 2 टाइप, ठीक है। फर्स्ट है प्राइमरी सेल। क्या होता है? प्राइमरी सेल। पहला जो टाइप है आपका वो कौन सा है? प्राइमरी सेल। और दूसरा टाइप कौन सा है हमारा? दूसरा टाइप है हमारा सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल। पहला है हमारा प्राइमरी सेल और दूसरा हमारा कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा प्राइमरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल के बारे में आप समझिए पहले। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे सेल जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वो कौन से सेल होते हैं? हमारे प्राइमरी सेल, ठीक है। ये रिचार्जेबल नहीं होते, ठीक है। प्राइमरी सेल आर नॉट रिचार्जेबल, ठीक है, बट सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल। तो इनका एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि नॉट रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब यूज एंड थ्रो, ठीक है, नॉट रिचार्जेबल। ये आपके जो प्राइमरी सेल होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते, इनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी सी बात है, इनको एक बार यूज करो और थ्रो कर दो, यानी यूज एंड थ्रो वाला काम है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी सेल आपको क्लियर समझ में आ गया। प्राइमरी सेल आर दो सेल विच आर नॉट रिचार्ज, जिनको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो ड्राई सेल, फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल जो आप लोग मार्केट में लेने जाते हो ना, निप्पो का सेल दे दो, एवरेडी का सेल दे दो, दीज आर द प्राइमरी सेल, बिकॉज उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया उसके बाद आपको नया लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल होते हैं, तो उनको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल होते हैं जो आपकी मार्केट में आप लेने जाते हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जितने का भी आता हो, घड़ियों में यूज होते हो, सारे के सारे कैसे सेल होते हैं? ड्राई सेल होते हैं या प्राइमरी सेल होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिचार्जेबल, उनको आप लोग रीयूज नहीं कर सकते। यूज करिए और फेंक दीजिए, मतलब यूज एंड थ्रो वाला काम है वहां पर। एक बार यूज कर लीजिए उसके बाद आप उनको फेंक दीजिए, ठीक है, वेस्ट वाला काम हो जाता है। तो ये प्राइमरी सेल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके प्राइमरी सेल होते हैं इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है और ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो आपके प्राइमरी सेल होते हैं, प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब बात आती है सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? दे आर रिचार्जेबल, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपके जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? रिचार्जेबल। कैसे सेल होते हैं? रिचार्जेबल, इनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल, ठीक है। इनको रिचार्ज किया जा सकता है, मतलब एक बार चार्ज करके दोबारा यूज हम लोग इनको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बैटरी होती है वो कैसी है? सेकेंडरी सेल का टाइप है, ठीक है। एग्जाम्पल जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं अपने घरों में,
एक टाइप का क्या है, सेकेंडरी सेल है, क्योंकि इनको रिचार्ज, बैटरी जो होती है आपके घरों में उसको एक बार चार्ज करके आप दोबारा यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल आर दो सेल विच आर रिचार्जेबल। ऐसे सेल होते हैं जिनको हम लोग रिचार्ज कर सके, वो आपके सारे के सारे कैसे सेल होते हैं बेटा, वो सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं। एक पॉइंट और है, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद जब हमको जरूरत पड़ती है तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये इनका प्रोसेस होता है। प्राइमरी सेल में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेल में अपोजिट होता है, आपकी केमिकल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है और जब आपको जरूरत होती है उनको यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें स्टोर कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और जब आपको रिक्वायरमेंट होता है, जब आपको यूज करना होता है तो उस केमिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सेकेंडरी सेल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। मैंने आपको प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल समझा दिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। व्हाट आर द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उसको हम लोग समझेंगे, स्टडी करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे अब हम लोग अपनी अगली, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, और अच्छे से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो फटाफट हेडिंग डालिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैटरी के बारे में समझना होगा या सेल के बारे में, सेल कैसा होता है, क्या क्या उसका, थोड़ा सा मैं एक सेल के बारे में आपको जरा सा नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। कैसा होता है सेल उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। डायग्राम को मैं थोड़ा सीधा बनाता हूँ, हल्का सा ढीला दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, इसको आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। ये लाइंस थोड़ी सीधी कर दो, इससे आपको क्लियर दिखाई दे बढ़िया सा, ठीक है। कोई भी सेल होता है तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। हर एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, चाहे वो बैटरी की आप बात करें तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कोई भी सेल हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये मान लिया एनोड हो गया, ठीक है। थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस समझने से पहले जरा बैटरी के बारे में सोच रहा हूँ, आपको बता दूं। और ये क्या हो गया हमारा, कैथोड हो गया। क्या हो गया, कैथोड। थोड़ा सा डिजाइन इसका अलग कर दे, इससे आपको अलग समझ में आए। ये हमारा क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। आपका जो एनोड होता है वो क्या होता है, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और जो कैथोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। मोस्टली जो आपके सेल होते हैं, बैटरीज होते हैं, उसमें कॉपर जो होता है वो हमेशा एनोड की तरह कार्य करता है, और जो आपका जिंक होता है या जिंक का इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा वर्क करता है, कैथोड की तरह। इनको क्या कहते हैं, हम इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दे आर द इलेक्ट्रोड्स। इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कोई भी सेल हो, कोई भी बैटरी हो, तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। और जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है मोस्टली कॉपर का बना होता है, और जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है, जिंक। इनमें एक सॉल्यूशन ही भरा होता है। क्या भरा होता है, कोई भी सेल होता है तो उसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन भरा होता है, किसी भी सेल में एक सॉल्यूशन होता है लिक्विड टाइप का, ठीक है। तो उसको मैं जरा बना दूं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम पहले जरा सा ड्रॉ कर ले, इससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्यूशन भरा होता है किसी भी सेल में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और मोस्टली HCl या H2SO4 कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन इसमें हम लोग भर देते हैं, ठीक है। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन जो इसमें भरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है इन इलेक्ट्रोड्स पर, और फिर उसमें सेल से क्या है, एनर्जी सेल में स्टोर हो जाती है इसी सॉल्यूशन में, और उसको हम लोग जब चाहे तब यूज कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ये क्या करता है, जब आप किसी भी बैटरी को या सेल को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर देते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भरा हुआ है या जो सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन क्या करता है, करंट के पाथ
में बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस ऑफर मतलब उसके वैल्यू को कम करेगा, चार्जेस को क्या करेगा, चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे वहां पर क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा। तो इसी से क्या होता है, रेजिस्टेंस एक डेवलप होता है और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, electrolyte of cell creates a barrier in the path of current, in the path of electric current, ठीक है, in the path of electric current, ठीक है। ये क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट्स अ बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना होता है, इंटरनल जो सॉल्यूशन होता है, उसी इंटरनल सॉल्यूशन के कारण ये बैरियर क्रिएट होता है या ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पर कोई बाहरी जो आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं या फिर कोई बाहरी सर्किट है, सर्किट से रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता है, ना ही किसी वायर से। ये जो सॉल्यूशन बना होता है सेल के अंदर, इसी को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा हम लोग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट वही होता है ओम, ठीक है। ये इसका सिंबल है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, आप सभी को पता ही है। आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बैटरी के या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फटाफट आप इसको नोट करिए। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको अगला टॉपिक समझाने वाला हूँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फटाफट मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए चल रहा हूँ, इससे सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कर सके और वीडियो लेक्चर भी आपका काफी बड़ा ना हो। ज्यादा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाता है तो फिर ज्यादा देखने में मजा नहीं आता, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे कहते हैं यार बहुत बोरिंग हो रहा है, ठीक है। तो बोर नहीं होना है भाई, एंजॉय करना है। एंजॉय करके आपको वीडियो लेक्चर को पढ़ना है और समझना है और अपने टॉपिक्स को, डाउट्स को क्लियर करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, इस वीडियो लेक्चर जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आप बिल्कुल ही परेशान हो, आपको जो भी डाउट है आप भेज देना बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन। आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो लेक्चर को देख पाएंगे, ठीक है, और उनको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, फैक्टर इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स इफेक्टिंग the internal resistance, factor affecting the internal resistance, internal। तो फटाफट अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है किन किन फैक्टर्स पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स, ठीक है। तो हेडिंग डालिए फटाफट अपनी नोटबुक में, ऑन व्हाट फैक्टर्स the internal resistance of cell, the internal resistance of cell depend, ठीक है। सेल यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बायोलॉजी के सेल की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज हो कि सर बायोलॉजी की कहीं बात तो नहीं चल रही। और मैंने रिपीट कर दिया इस टॉपिक को, यानी कि बिरबल सर आप कह रहे हैं सेल इज अ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, नो, ठीक है, ये आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल की ही बात हो रही है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक के कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिन पर आपके बैटरी का या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ठीक है, उनको मैं लिख देता हूं। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को ही तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा हमारा जो फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो आपकी सेल है या बैटरी है उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस फैक्टर में भी आपका बैटरी का या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अगला देखें, अगला है सबमर्ज्ड एरिया। और अगला है हाउ मच एरिया, हाउ मच तो जो तीसरा हमारा फैक्टर है वो क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कितना एरिया आपका इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है उस पर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी डिपेंड करता है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पर एक और है जिसको मैं थोड़ा सा और समझा दूंगा आपको, टेम्परेचर। ठीक है, इस पर भी हल्का फुल्का आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। तो वन बाय वन में एक एक फैक्टर को आपको समझा रहा हूं, आप उसको अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जितना ज्यादा प्योर आपका सॉल्यूशन होगा, जो H2SO4 या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हमने अपने इलेक्ट्रिक सेल में भर रखा है, अगर कंसंट्रेशन आप उसका बढ़ा देंगे तो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उतने ही ज्यादा आयंस आपके सेल के अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और अगर ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे चार्जेस के फ्लो होने में। जब चार्ज फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में तो आप जब ज्यादा आयंस क्रिएट होंगे सेल के अंदर तो वो आयंस क्या करते हैं, आपके चार्जेस के पाथ को ब्लॉक करते हैं, फ्लो होने से रोकते हैं। इसी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाए। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा आयंस क्रिएट होगा, और ज्यादा आयंस क्रिएट होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा और बैटरी का या सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, सपोज करिए यहाँ पर एक जरा सा मैंने एक छोटा सा सेल बना लिया और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। ठीक है, अगर इन इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ हमने क्या मान ली, L। कितनी मान ली, L। ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों के बीच की लेंथ को हमने कितना मान लिया, L। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का होगा या सेल का होगा वो इस L के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यानी इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बढ़ जाएगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा आप डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच का इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना एरिया सबमर्ज्ड है सेल में उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ डायग्राम इसीलिए मैंने बना दिया था। स्टार्टिंग में जब आप लोग नया सेल लाते हो, ठीक है, तो नया सेल जब हम लेके आते हैं तो सपोज करो यहाँ तक उसमें एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है। अभी सेल का यहाँ पे कोई काम नहीं, हम लोग एरिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, इतना एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है आपकी बैटरी में या सेल में, इतना एसिडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। अभी इलेक्ट्रोड का कितना पोर्शन डूबा हुआ है जरा समझे। अभी इलेक्ट्रोड का कितना एरिया डूबा हुआ, कितना एरिया, A। इसको A1 मान लो। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों का भी कितना एरिया डूबा हुआ है, A1। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ठीक है, टाइम बीतेगा, धीरे 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 ये सॉल्यूशन क्या होगा, हल्का सा कम हो जाएगा।
ठीक है। तो मान लीजिए जब सॉल्यूशन कम बचा, 6 महीने बाद, 6 मंथ हो गए आपकी बैटरी को, और 6 महीने बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन की मात्रा जो थी वो हल्की सी कम हो गई। अब केवल इतना सॉल्यूशन आपके बैटरी में या सेल में बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जो एरिया है वो एरिया कितना बचा हुआ है, A2, कितना बचा हुआ ओनली A2। अब केवल इतना एरिया इलेक्ट्रोड्स का क्या है, डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो एरिया है वो कैसे इफेक्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को हमने क्या मान लिया R, और जो एरिया डूबा हुआ है उसको क्या माना है A। तो इनमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। मतलब अगर इलेक्ट्रोड्स का ज्यादा एरिया सबमर्ज्ड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी क्या होगी, कम होगा, और अगर कम एरिया सबमर्ज्ड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख लो, जब स्टार्टिंग में आप नई नई बैटरी लाते हो या लेके आते हो तो आपका जो एरिया होता है वो ज्यादा सबमर्ज्ड होता है इलेक्ट्रोड्स का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू बैटरी, जो नई बैटरी होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर बैटरी पुरानी हो जाए तो धीरे 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 जो आपका सॉल्यूशन होता है वो हल्का सा बैटरी में या सेल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया जो है इलेक्ट्रोड का कम डूबा रहता है। अब जो एरिया डूबा है इलेक्ट्रोड्स का उस सॉल्यूशन में वो क्या है, कम है, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड सबमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज्ड है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार फिर से थोड़ा समझ लो, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगर इलेक्ट्रोड का ज्यादा एरिया डूबा हुआ होगा, आप जब नई बैटरी लेके आते हो, सिंपल से एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई बैटरी में पानी क्यों डालते हो, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर हम लोग यूज करते हैं, बैटरी को आप लोग लगातार यूज करती है जी, तो जो बैटरी वाला आपको बैटरी देता है वो कहता है लगातार पानी चेक करते रहना उसका। पानी क्या भाई, बैटरी प्यासी हो जाती है क्या, उसको प्यास लगती है कि चलो भाई पानी डाल दो, प्यास लगी थी उसका पानी उठना ना, ऐसा नहीं होता। आप बैटरी यूज करते रहते हो तो हल्का सा सॉल्यूशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब अगर आप उसमें डिस्टिल वाटर डाल देते हो तो पहले मान लो इलेक्ट्रोड कितना डूबा था, A1, ज्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया डूबा हुआ था, और अगर ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का या बैटरी का वो क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन ज्यादा अगर आप बैटरी यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो कम डूबा होगा, कम डूबा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इंक्रीज हो जाएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और करंट हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर को डाल देते हैं, और जैसे हम लोग डिस्टिल वाटर को डालेंगे तो फिर से इलेक्ट्रोड ज्यादा डूब जाएंगे, इलेक्ट्रोड ज्यादा डूबेंगे, उनका एरिया ज्यादा सबमर्ज्ड होगा, तो फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हमको ज्यादा से ज्यादा करंट क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मैंने 1 बाय 1 आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अपने आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गाइस बने रहिए, और चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर का फायदा ले सके, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।